जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो लेके आया हूँ मैं वो लेके आया हूँ आपके ACC 127 के ऊपर। ACC 127 की प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आप कैसे प्रिपेयर करो कि आप ACC 127 क्लियर कर दो। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा खुल के सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, न्यू पैटर्न्स के बारे में मैं हर एक चीज़ की अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपको क्या हेल्प मिलने वाली है और क्या चीज़ें आप फॉलो अप करो कि आप अभी से आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं अगर सबसे पहली बात करूँ तो मैं डेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जो डेट्स होने वाली हैं आपकी ACC 127 की, वो डेट्स क्या होंगी। तो वो डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो डेट है आपकी अगस्त की। अगर मैं अभी से मंथ काउंट करूं कि आपके पास कितने महीने बचे हैं, तो यहाँ पे आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ सीधा सीधा 6 महीने आपके पास हैं यहाँ पे। तो इन 6 मंथ में अगर आप चाहते हो कि आप 500 के अंदर आओ तो आप क्या तैयारी करो, क्या प्रिपरेशन करो, मैं एकदम उसके बारे में जनरली डिस्कस करूँगा आपसे इस वीडियो के दौरान। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी जेन्युइन लगे तो उसको पक्का फॉरवर्ड करें। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। एक बार मैं जस्ट इनको इरेज कर लूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डीपली कि आप क्या क्या चीज़ें आपने फॉलोअप करनी है, कैसे तैयारी करनी है आपने। देखिए, आपके होते हैं टोटल इसमें 4 पेपर। 4 पेपर की तैयारी बहुत टफ नहीं है, बट मैं ACC कैंडिडेट्स में क्या देखता हूँ कि प्रिपरेशन वो कब स्टार्ट करते हैं, जब सर के ऊपर एग्ज़ाम आ जाता है तब। जैसे अभी 1 to 6 का एग्ज़ाम होने वाला था, लोग काफ़ी फ़्लो में थे, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स था उनके पास, काफ़ी पढ़ाई कर रहे थे। बट जैसे ही पता चला एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, सारे जैसे थे वैसे नॉर्मल अपने तरीके में आ चुके हैं। अभी आप, अगर आपका टारगेट है कि आपने देना है ACC 1 to 7, तो ACC 1 to 7 में आपने क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात है आपके स्टार्टअप के लिए हर कैंडिडेट कम से कम 2 साल या 2.5 साल या फिर 1 से 1.5 साल का सबके में गैप आ जाता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अब 1.5 साल या 2 साल के बाद जब स्टार्टअप करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है कि तैयारी करने में मैं शुरू कहाँ से करूँ। बिकॉज़ 4 पेपर, चारों पेपर की डिटेल्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए है ये। तो पहला पेपर है आपका GMAT का। आप अभी सोच रहे हो कि पेपर की पैटर्न चेंज हो गई है, तो अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अभी जो इम्प्लीमेंटेड है वो बस ये है कि 33% पास होने के लिए चाहिए आपको IC के लिए, और आपके जो ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके जोड़ेंगे आपके मेरिट के लिए। बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं आया अभी तक। सो पैटर्न के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ GMAT, जो कि पेपर 1 है। इसके बाद जो आपका पेपर 2 होने वाला है, उस पेपर 2 के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वो है आपका CJET, करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट। उसके बाद IC है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश। उसके बाद बात करता हूँ मैं ACT की, एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। तो ये हैं आपके 4 पेपर। अब इन चारों पेपर को आप सबसे पहला क्या तैयार करो, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है भाई माइंड में। पहले मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू करूँ, मेरी अंग्रेजी वीक है। पहले मैं मैथ्स करना स्टार्ट करता हूँ, GMAT और ACT के मैथ्स करता हूँ, मेरा मैथ्स वीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या स्टार्ट करो कि आप फंसोगे नहीं। सबसे पहला, आप आर्यन की किताब खरीदो। सबसे बेसिक चीज़ है, आर्यन की किताब में से आप क्या स्टार्ट करना है, आपने रीजनिंग स्टार्ट करनी है। आपने सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट करना है। रीजनिंग के साथ साथ जब आपने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अब अभी के कम से कम 20 दिन, आज फरवरी की 7 तारीख है, मैं आपको बोलूँगा पूरे फरवरी भर आप सिर्फ रीजनिंग करो। जो स्टार्ट कर रहे हो, जिनको तकलीफ़ें आ रही हैं तैयारी शुरू करने में, बस आप रीजनिंग से स्टार्ट करो। उसके बाद का हम आपको बताएंगे आपने कैसे प्रिपेयर करना है और क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है, मैं उसकी स्ट्रेटजी आपको साथ साथ देने वाला हूँ। तो आपने भाई रीजनिंग सिर्फ क्या स्टार्ट करी, भी रीजनिंग करने स्टार्ट करी। रीजनिंग से क्या हुआ कि आप फ्लो में आ चुके हो। अब फ्लो में आने के बाद आप अपने
जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्या हो गई, लत लगी, पढ़ने की आदत आपकी शुरू हो चुकी है। अब अगला चीज़ स्टार्ट करना है अपने साथ में मैथ्स। मैथ्स के साथ आपने क्या स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैथ्स के साथ आपने स्टार्ट कर देना है साथ में जो आपको बढ़िया से लगता है। आपको ह्यूमैनिटीज़ वाला पोर्शन बढ़िया लगता है तो ह्यूमैनिटीज़ वाला पोर्शन ट्राई करिए आप। अगर आपको साइंस पोर्शन बढ़िया लगता है तो साइंस वाला पोर्शन आप ट्राई करिए। जो आपको बढ़िया लगता है वो आप इसके साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए करना। अगले महीने भर में मैथ्स और ये जो 2 पोर्शन में से एक पोर्शन मैं कह रहा हूँ, इनमें से एक को आपने ख़त्म कर लेना है। अभी आप कहाँ तक पहुँच गए ख़त्म करके, आपने जीमैट ख़त्म कर लिया, एसीटी के आपने 100 नंबर ख़त्म कर लिए। अगर आप एक भी पोर्शन इसमें से ख़त्म करते हो मैथ के साथ अगले महीने में, तो आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। मतलब आपने यहाँ पे जो मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ उसमें आपने पहले पेपर को कंप्लीट कर लिया, पूरा जीमैट आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगले पेपर का जो हडल था आपके एसीटी का, एसीटी में आपने 100 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अब जो अगला महीना आपके पास आने वाला है उसमें हिस्ट्री के ऊपर फोकस करिए। हिस्ट्री के साथ साथ किसको फोकस करना है, अब आपने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना है साथ साथ में। एक और चीज़ बताऊंगा मैं, आपकी सीजेट का जो पेपर होता है, उस सीजेट का पेपर थोड़ा अटपटा पेपर है। मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करके अलग से आपको सीजेट भी बताऊंगा इस पेपर के अंदर तैयारी कैसे करनी है। तो ये होगी, मैं बात कर रहा हूँ अभी स्ट्रेटजी के बारे में। तो आपने क्या किया, जीमैट कंप्लीट कर दिया, एसीटी कंप्लीट कर दिया 50। अगले महीने में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री के साथ आपने क्या किया, अगले 50 नंबर यहाँ से और डन कर लिया आपने। मतलब आपकी एसीटी और जीमैट ख़त्म हो गई, साथ में आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये इंग्लिश था, यहाँ पे ठीक से क्लियरली लिख देता हूँ, इंग्लिश। आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे क्या किया आपने, इंग्लिश भी पढ़ लिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। ये मैं कौन से महीने की बात कर रहा हूँ, ये आपके मैं तीसरे महीने की बात कर रहा हूँ, 3rd मंथ की। अब आपके पास बचे हैं, या फिर आप इंग्लिश पढ़िए या फिर आप करंट पढ़िए, दोनों में से एक चीज़ पढ़ सकते हैं। या तो आप करंट के ऊपर जाइए या तो इंग्लिश के ऊपर जाइए, बट मैं सजेस्ट ये करूँगा आप इंग्लिश के ऊपर आइए। अभी आपने क्या किया था, आपकी मैथ्स कंप्लीट, मतलब पेपर वाइज चलता हूँ मैं यहाँ पे। जीमैट आपने पूरा कर लिया, रीजनिंग करते ही आपके 90 नंबर हो गए, मैथ्स करते ही आपने 60 नंबर इधर से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एसीटी में आपने क्या किया था, एसीटी में दूसरे महीने में आपने मैथ्स पे जोर दिया था। मैथ्स करने से आपके 50 नंबर हो गए, साथ में आपने साइंस पढ़ लिया पूरा। देखो बस रट्टे मारना है और कुछ करने का नहीं है, ज़्यादा सोचने की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट के ऊपर आ जाता हूँ मैं। आपके अरिहंत में जितने कंटेंट हैं वो एडिक्वेट नहीं है बिलो 500 लाने के लिए। आप अरिहंत की कंटेंट पढ़ के मैं ये वादे से कह सकता हूँ कि आप पास हो सकते हो 50-50 चांसेस में। पर अगर आप सोच रहे हो कि आपको रैंक लाना है, 500 के नीचे जाना है, तो भाई पॉसिबल नहीं है, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या उपाय है, हमारे पास नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उस नोट से आप पढ़ सकते हो। हर साल अच्छी रैंकिंग आती है, बट मेरा यही कहना है कि हम कोई ब्रह्मा नहीं है और ना ही मैं पेपर सेट करने जाता हूँ। पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो अमूमन ऑलमोस्ट सेम या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में टकराएंगे। जो फैक्ट है भाई मैं वही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं पेपर सेट नहीं करता, बट आपको जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी और हर बार अच्छे रैंक लाते हैं। बहुत सारे बंदे जो मेरे पास से पढ़ते हैं उनकी 500, 100, 200 ऐसे भी रैंक आती है। बट मैं यही हर बार कहूँगा, जो बच्चा 500 के अंदर जा रहा है, 200, 250, 300 तक की रैंक ला रहा है, बच्चे ने पढ़ाई करी है, उस कैंडिडेट ने अपना पूरा ज़ोर और जज्बे के साथ उसने अपनी तैयारी करी और पूरा मेहनत लगाया उसने, तब वो बंदा उतना अच्छा स्कोर कर सकता है। बट उसको स्कोर करने का रास्ता हमने दिखाया। तो कंटेंट हैं वैसे, बट अभी हम मेरे से कुछ लोग जब टेक्स्ट पे बात होती तो कहते हैं कि भाई सर आपके कितने बच्चे अच्छा मार्क्स लेके आए, कि आपका कितना परसेंट कंटेंट एग्ज़ाम के रिलेबल है। तो भाई कंटेंट मेरा 100% एग्ज़ाम के लिए रिलेबल है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। बट फैक्ट ये है कि आप उसमें कितना पढ़ के जाते हो और आपके एग्ज़ाम में कितना कंटेंट उसमें से क्लिक कर जाता है, सेम टू सेम हूबहू टाइप। तो उस दिन भाई सर का कंटेंट हिट हो जाता है। और अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं आए तो भाई कंटेंट हिट नहीं है। बट कंटेंट वो होता है कि जो आपको उस चीज़ तक पहुंचाए या फिर आपको वो चीज़ दे। तो हमारे कंटेंट में वो दोनों चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप अपना 500 का गोल ईज़िली अचीव कर सकते हैं। अब रही बात अगली, यहाँ पे मैं तीसरे महीने तक पहुँच चुका था, 3rd मंथ में। 3rd मंथ तक का मैंने आपको क्या शेड्यूल दिया है, 3rd मंथ तक में मैंने
पहले महीने में क्या किया है, फर्स्ट मंथ में मैंने सिर्फ आपको बोला था कि आप रीजनिंग पढ़ो। फर्स्ट मंथ आपकी रीजनिंग में गई। सेकंड मंथ में मैंने आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई पढ़ने की कैपेसिटी को। सेकंड मंथ में मैंने आपको सेशन क्या दिया है, आपको सेशन दिया मैथ्स पढ़ने का। साथ ही साथ आपको साइंस या हिस्ट्री एक पोर्शन जो भी आप पढ़ो, तो मैं उसको यहाँ पे बस 50 क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तीसरे महीने का सेशन मैंने आपको क्या दिया है, आप जो बचा हुआ 50 पोर्शन था आपकी ACT एग्ज़ाम का, वो पोर्शन पढ़ो और साथ साथ इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हो या फिर करंट स्टार्ट कर सकते हो। ये थर्ड मंथ का है। फोर्थ मंथ में क्या करना है आपने, फोर्थ मंथ में आपने क्या पढ़ना है, फोर्थ मंथ में आपने पूरी जोर दे देनी है अपनी इंग्लिश के ऊपर और करंट के ऊपर, पूरा जोर दे देना है चौथे महीने में। पाँचवें महीने में आपको क्या करना है, फिफ्थ मंथ जब आएगा आपका, तो अब आपने भाई अपने टाइम को डिवाइड करके फिफ्थ और सिक्स मंथ में जो आपने इन 4 महीनों में मेहनत से पढ़ी है, बस उन पोर्शन को रिवाइज़ करना है और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस को देखना है और साथ साथ मैथ्स प्रैक्टिस करते रहना है। रीजनिंग के लिए भाई सैटरडे संडे निकालो एक दिन, जिस दिन भी आपको लगता है मेरे पास 4 घंटे हैं 5 घंटे हैं, सप्ताह में आपको अगर मौका मिलता है सप्ताह में करो, तो महीने में कम से कम 2 बार पूरी रीजनिंग एक बार उठाओ और इनकी किताब पूरा कर जाओ। या फिर अगर आपने मेरा नोट्स परचेस कर रखा तो पूरा कर जाओ, ख़त्म कर दो उसको, तो उतने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ पेपर में कंटेंट्स की कि क्या कंटेंट आती हैं। देखिए जो सबसे टफेस्ट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम पेपर का वो होता है CJET का और आपकी ACT का। मैं एक बार थोड़ा सा रब करता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियरली अच्छे से समझाता हूँ मैं यहाँ पे। CJET के पेपर में आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपने तैयारी करनी है, ACT के लिए क्या करना है। ACT में भाई पोर्शन टफ़ है, अगर आपने CJET और ACT को देख लिया है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाता है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना। तो मेरे हिसाब से CJET और ACT के पेपर हर बार एग्ज़ाम में टफ़ आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपकी रीजनिंग थोड़ी नैया बचा लेती है। मतलब रीजनिंग के 90 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से अमूमन जो ठीक ठाक कैंडिडेट्स होते हैं उनका स्कोरिंग मेरे हिसाब से 88-90 के आसपास होता है। जो थोड़े से वीक हैं उनका स्कोरिंग कितना होता है, उनका स्कोरिंग जो थोड़े वीक कैंडिडेट्स होंगे उनके स्कोरिंग के लिए क्या है, वो 80 तक वो भी स्कोर करते हैं फर्स्ट पेपर में। तो आपकी क्या होती है, नैया बच जाती है। 90 में से आपने 80 ले लिए यहाँ पे और बचे हुए 60 में से आप थोड़ा बहुत परफॉर्म करोगे तो 30 से 40 नंबर आपको मिल जाते हैं इस एवरेज में, तो आपकी नैया बच जाती है। बट CJET का पेपर होता है टफ़। CJET के पेपर का जो डिवाइडेशन है वो आपके हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और साइंस से। साइंस में भाई आपकी तीनों चीज़ आ जाती है यहाँ पे तीनों चीज़ कहने का मतलब मेरा केमिस्ट्री भी आती है, फिज़िक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, सारा एक है। चाहे इस पोर्शन को मैं ह्यूमैनिटीज़ भी कह सकता हूँ, इतने पोर्शन को। इससे जो क्वेश्चन है वो बेसिक टाइप के ही क्वेश्चन है, बट जो टफेस्ट पोर्शन है वो है आपका स्टैटिक करंट और करंट। स्टैटिक करंट और करंट से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं थोड़ा और नीचे रब कर लेता हूँ क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें मेरे को एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी, तो ये थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा अभी से तैयारी करने के लिए। देखिए मैं कभी किसी को नोट्स परचेज़ करने का सजेशन नहीं देता हूँ, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें बता दूँ मैं, बट सबसे बड़ी बात है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट और टाइम की कमी होती है कि आप सारा कुछ अपने से तैयार कर सकें। तो उस टाइम के लिए हम आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ आके उस टाइम पे हमसे सीख सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं आपको। बट यही चीज़ है कि आप टाइम वेस्ट ना करें अपनी, जो चीज़ आप 2 महीने बाद करने वाले हैं अगर वो आज से करते हैं, आपके पास अभी टाइम देने के लिए 2 घंटे हैं, 2 आवर्स अगर मैं मानता हूँ एक फ़ौजी के लिए, आगे भी उसके पास यही टाइम होगा। और ज़्यादा अपने ऊपर आप लोड दोगे तो आप 2 से 3 घंटे निकाल पाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे निकाल पाओगे। बट फैक्ट क्या है, अगर आप पर डे अभी से 2-2 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आपको आगे तंगी नहीं आएगी। जो 6 महीने का टाइम पीरियड ना, 6 मंथ्स, आराम से आपकी एग्ज़ाम आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप इसके लिए नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पे गिवन है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईज़िली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स PDF फॉर्म में है, तो आपके पास पहुँचने की और किसी चीज़ की तकलीफ़ें भी आपको नहीं उठानी पड़ेंगी। तो बस आप एक कॉल और एक व्हाट्सएप से दूर हैं। बाद बाकी जो भी कंटेंट है वो आप मेरे वीडियोस को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंटेंट किस टाइप का मैं प्रोवाइड करता हूँगा। तो CJET पे चलता हूँ मैं। CJET के लिए थोड़ा सा और मैं रब कर लेता हूँ एक बार। CJET में देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तो क्वेश्चंस आते हैं,
उसका उपाय ये है कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किए मैंने। उन वन लाइनर वीडियोस को सुनते रहिए, डेली बेसिस पे सुनिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। जब आप मैथ्स कर रहे हैं या रीजनिंग कर रहे हैं, जब 10-15 दिन के बाद फ्लो में आ जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई देख के सवाल कर लेता हूँ, उस वक्त भी आप सुन सकते हैं। या फिर रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए और उन वीडियोज़ को सुनिए, आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अभी चलता हूँ मैं कंटेंट के ऊपर बताने के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चन आती हैं। देखिए क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हाईवेज़ से क्वेश्चन आते हैं, जो NH है, नेशनल हाईवेज़ है, उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 मार्क्स के। उनको पढ़ लीजिए, उनका नोट्स क्रिएट कर लीजिए। इसरो के बारे में अगर मैं बात करूं, इसरो से क्वेश्चन आते हैं। इसरो को भी देख लीजिए आप। इसरो ऑब्लिक DRDO की बात करता हूं मैं, इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। इससे आपके मिलिट्री रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी के अंडर ऐड ऑन हो जाते हैं कि हमने कौन सा मिसाइल अब की बार प्रशिक्षण किया था, हमने कौन सा नया इक्विपमेंट हम लेके आए हैं। तो जो आर्मी रिलेटेड या डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको इसरो और DRDO के अंदर मिल जाती हैं। इससे भी आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कंसिस्ट करते हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद जो अगला पोर्शन है हमारा, उस पोर्शन को ले लेते हैं हम स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट होते हैं, आपके एशियन चैम्पियनशिप होते हैं, आपके अगले इवेंट्स कब होने वाले हैं, आपके ओलंपिक्स में किसने कौन सा मेडल लिया, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, हर साल का ये एवरेज है। और मैंने देखिए अब की बार काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी स्पोर्ट्स पे अपलोड किए हैं, तो वो भी देखिए, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम डिफरेंस है नहीं, 6 महीने का डिफरेंस है। अगर कुछ नए इवेंट्स नहीं हुए तो डेफिनेटली उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इसके बाद आते हैं बुक्स के ऊपर क्वेश्चन, कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनते हैं आपके, इससे 3 क्वेश्चन आपके होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से भी, 2 to 3 क्वेश्चंस। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हैं आपके फिज़िक्स के लॉज के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिज़िक्स के लॉ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के भी क्वेश्चंस होते हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। साथ ही साथ मीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कौन से मीटर से हम जैसे एयर प्रेशर को मेज़र करना है, तो एयर प्रेशर को हम कौन से इक्विपमेंट से मेज़र करते हैं। तो मेज़रिंग इक्विपमेंट्स के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं आपके एग्ज़ाम में। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं। इसके बाद डांस स्टाइल के ऊपर आपके क्वेश्चंस पक्का आते हैं। डांस स्टाइल से आपके 2 क्वेश्चंस मान के चलिए। साथ ही साथ एक पहले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था, अभी 2 बार से नहीं आ रहा है, रैंक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते थे, वो अभी आने बंद हो गए हैं। बट पढ़ के जाइए, रैंक इक्विवेलेंट कभी भी आपके एग्ज़ाम में दे सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी। तो इससे आपको एक क्वेश्चन तो पहले फिक्स था, आजकल नहीं आ रहा है भाई, 2 बार के पेपरों में तो नहीं आया है, तो आगे होपफुली आप में आ जाए, तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर जो भी हो फ्री के बनने वाले हैं। साथ साथ अगर इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे वाले सीरीज़ में फर्स्ट नेशनल के साइड से जो फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट मैन है, उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट मैन ऑब्लिक वुमन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सेम इंटरनेशनल में भी ये चीज़ें आपकी बनती हैं। इसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसको कौन सा अवार्ड मिला उसके ऊपर, मिस यूनिवर्स हो गई, मिस इंडिया हो गई, किसने खिताब जीता, उनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, जिस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो इनसे आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने इतनी बात करी, कम से कम 30 के आसपास होंगी। बाद बाकी जो और कंटेंट्स हैं हमारे नोट्स में मैंने काफ़ी अच्छे से अपडेट करके बनाया है, तो आप उनको परचेज़ करके समय का भी वैल्यूएशंस ले सकते हैं। अब अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ, तो मैथ्स में जो आपकी अरिहंत की किताब में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं, वो एडिक्वेट नहीं है मैथ्स आपको कवर अप करने के लिए। आपके जो 110 नंबर का मैथ्स है वो उससे कवर अप नहीं हो सकता, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप सोच रहे हो 500 के अंदर आना, तो आपको मैथ्स अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर मैथ्स जब तक अच्छी नहीं है तब तक पॉसिबल नहीं है, तो वो अरिहंत की किताब से पॉसिबल नहीं है। हमारे पास हमने 2 पोर्शन में उसको बना रखा है, एक ईजीएस्ट पोर्शन, एक टफेस्ट पोर्शन। तो पहले ईजी पोर्शन करिए। ईजी पोर्शन में मैं ये कहता हूँ कि वो 101% आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए डन है।
उससे अगर आप करते हो तो आप अपने मैथ्स के पेपर में टोटल 110 नंबर का मैथ्स आता है, तो उस 110 में से मैं ये वादा दे सकता हूँ अगर आप इजी पोर्शन भी करके जा रहे हो तो 90 तक आप एग्ज़ाम में टच करोगे। बट उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आईसी के लिए आप क्लास लेना चाहते हो तो आईसी के लिए हम क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अभी तक काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। सो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज होने का कुछ कंफर्म चांसेस नहीं है। अगर पैटर्न चेंज होता है तब के लिए तब की बात है, बट अगर आप आईसी क्लास लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशरी आपकी एसएसबी में भी होगी। सो कहीं कुछ वेस्ट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे एसीसी कैंडिडेट्स कि भाई जब है ही नहीं तो अभी किस लिए हमने देना, किस लिए पैसे दे के हमने पढ़ना। बट बॉस, जब आप अपनी एसएसबी दोगे ना तो एसएसबी में आपको पूरी इंग्लिश में लिखनी है। एक टाइप से आप ऐसे टाइप ही चीज़ लिख रहे हो वहाँ पे, है तो वही चीज़ ना। ऐसे होगी चाहे लिटरेचर राइटिंग होगी, आपकी ग्रामर्स बहुत मैटर करती हैं। बोलने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप बोल नहीं सकते, आपकी फ्लुएंसी नहीं आ सकती, बट लिखने में वहाँ पे कोई कोतवाली नहीं बरती जाती है। क्योंकि अगर आप लिख रहे हो कि मैं आम खाता हूँ और सामने वाले को समझ में आता है कि मैं आम नहीं खाता हूँ या मैं सामने से जाता हूँ, अगर वो उसको समझ में आ रहा है तो आपके पॉइंट्स नील हो जाते हैं। बोलने में आपके फेस एक्सप्रेशन से आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर समझ सकता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। बट लिखते वक्त में अगर सामने वाले को राइटिंग समझ में नहीं आई तो आपका सारा कुछ नील हो जाता है, वहीं पे कहानी क्लोज़ है। सो इसके लिए आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी, तो आप कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में होता है सब्जेक्टिव तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो आपकी आगे के लिए आपके जो एसएसबी हैं उनके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज़ देखिए, अगर आप आज दूर का देख के नहीं चलोगे तो कल आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। बिकॉज़ फ़ौज में समय नहीं मिलता है और फ़ौज किसी के टाइम का वेट नहीं करती। अगर आप आज सोचोगे रास्ते के उस पार तक का मैंने जाना है, तभी आप इस पहाड़ की चोटी पहुंच सकते हो। बट अगर आप सोचोगे मैंने यही मेरा टारगेट है, मैं लुढ़क के पहुंच जाऊंगा, तो भाई लुढ़कोगे तो चोट खाओगे, आप उतर के पहुंचने लायक नहीं रहोगे। तो आज ही वो प्रैक्टिस करो कि कल आपको वो दिक्कत ना आए वहाँ पे चढ़ते वक्त। सो ये था डिस्क्रिप्शन आपके ACC 1 to 7 के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है, कोई चीज़ें पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चाहते हो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।